अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आप लोगों के लिए सऊदी अरब की बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में जो भी अपडेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। इसके साथ साथ अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहाँ पर आप हमारे पेज को लाइक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए बढ़ते हैं सबसे पहले अपडेट की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहली अपडेट हो किसी डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं, लेकिन ये अपडेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहली अपडेट है वो उन लोगों के लिए है जो लोग किसी भी कंपनी में काम करते हैं या फिर किसी भी शॉप में काम करते हैं या फिर वो लोग किसी स्टोर में काम करते हैं। और ये जो अपडेट है बलदिया कार्ड के बारे में। पहले दोस्तों क्या होता था कि आप जब बलदिया कार्ड बनवाने जाते तो वहाँ पर सबसे पहले आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता था। हॉस्पिटल जाने के बाद आपका मेडिकल होता था, साथ में आपके चेस्ट का एक्सरे होता था, उसके बाद आपका स्टूल टेस्ट होता था, आपका यूरिन टेस्ट होता था और आपका ब्लड टेस्ट होता था। इसके बाद में 7 से 8 दिन के बाद में आपके बलदिया कार्ड को इशू कर दिया जाता था, उसके बाद आपका बलदिया कार्ड आपको मिल जाता था। लेकिन दोस्तों अब इस प्रोसेस को थोड़ा सा अपडेट कर दिया गया है और ये प्रोसेस पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। अब कुछ चीजें हैं जो उसमें बढ़ा दी गई हैं। सबसे पहली बात तो है कि आपको मेडिकल तो करवाना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज एक्स्ट्रा कर दी गई है कि अब आपको एक मदरसा जाना पड़ेगा, ऑफिस टाइप का मदरसा होता है, वहाँ पर जाना पड़ेगा। वहाँ पर जाने के बाद आपको लोग 3 दिन तक पढ़ाएंगे। जब 3 दिन तक पढ़ाएंगे उसके बाद में चौथे दिन आपका एग्ज़ाम होगा और उस एग्ज़ाम को आपको क्रैक करना पड़ेगा। जब उसमें आप पास होंगे तभी आपका बलदिया कार्ड इशू होकर आपके पास आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि मैं 2 या 3 दिन बाद उस ऑफिस में विजिट करने वाला हूँ, तो वहाँ पर वो लोग क्या पढ़ाते हैं, क्या पूछते हैं, इसके साथ साथ वहाँ पर एग्जाम कैसे देना पड़ता है और वहाँ पर आपके कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए तब आपका बलदिया कार्ड बनेगा। इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा आने वाली वीडियोज में, जिससे कि जिन लोगों का बलदिया कार्ड एक्सपायर हो गया है या फिर जो लोग सऊदी अरब को नए आने वाले हैं उनको आसानी होगी इस एग्जाम को क्रैक करने में। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी अपडेट की तरफ। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट सऊदी सिविल अफेयर की तरफ से। सऊदी सिविल अफेयर ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि जो लोग भी सऊदी अरब में रहते हैं उनको अपने साथ में अपनी नेशनल आईडी रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर यह मैटर नहीं करता है कि उन्होंने अपने साथ में अपनी प्लास्टिक का कार्ड यानी कि फिजिकल आईडी रखी हुई है या फिर कोई डिजिटल आईडी अपने पास रखी हुई है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर डिजिटल आईडी नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, डिजिटल आईडी वो होती है कि जो आपके अफसर या तवक्कलनामे में एक आपका इकामा या फिर ड्राइविंग लाइसेंस आपका होता है, उसे हम डिजिटल आईडी के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो सबसे पहले आप अपने पास अपना कार्ड रखिए। अगर आपका कार्ड आपके पास नहीं तो आपके तवक्कलनामे या अफसर में आपकी नेशनल आईडी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट सऊदी अरब के पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने एक एडवाइजरी में कहा है कि अगर कोई भी बंदा सऊदी अरब में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में किसी भी तरह की जालसाजी करता है तो इस केस में उसके ऊपर 5 मिलियन रियाल का फाइन लगाया जाएगा, प्लस उसको 5 साल की जेल की सजा दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी करने का मतलब यह है कि जैसे कि मान लीजिए आपने किसी भी बंदे के सिग्नेचर को अपने पास सेव करके रख लिया है या फिर उसके फिंगरप्रिंट को अपने पास सेव करके रख लिया है। इसके साथ साथ ही अगर आपने किसी बंदे के बैंक के ट्रांजैक्शन लिस्ट को अपने पास सेव करके रख लिया है तो इस केस में सारी की सारी चीजें जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी के अंतर्गत आती हैं। इसके साथ साथ दोस्तों जो लोग किसी दूसरे बंदे के इकामे पर कई सारे फेक सिम कार्ड एक्टिवेट करके बेच लेते हैं तो ये चीज भी इसी क्राइम के अंतर्गत आती है। तो इन लोगों को भी अगर आप शिकायत कर देते हैं तो इन लोगों को भी सेम पनिशमेंट दी जाएगी। और ये जो काम है तो ज्यादातर हिंदी और बंगाली ज्यादा करते हैं, इसलिए भाई आप लोग अगर किसी दुकान वाले हैं तो आप लोग सावधान हो जाइए, क्योंकि भैया सऊदी अरब में तो कोई जमानत देने वाला भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट सऊदी अरब के जीडीएनसी यानी कि जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल की तरफ से। यहाँ पर जीडीएनसी के स्पोक पर्सन ने कहा है कि रियाद में एक बहुत ही बड़े ड्रग्स स्मगलिंग के केस को यहाँ पर एक्सपोज किया गया है। सबसे पहले इस ड्रग्स को सऊदी अरब में एक आटे के जहाज के द्वारा लाया गया। उसके बाद में दोस्तों इस सारे के सारे ड्रग्स को रियाद में ही एक वेयर हाउस में स्टोर करके रख दिया जाता है। उसके बाद में जब पुलिस को कोई क्लू मिलता है और वहां पर पुलिस जाती है, रेड करती है, तो वहां पर पुलिस को 47 मिलियन एम्फेटामाइन की टेबलेट्स मिलती हैं। अगर आप एम्फेटामाइन की टेबलेट के बारे में नहीं जानते तो मैं इसके ऊपर पहले एक वीडियो बना चुका हूं, क्योंकि इससे पहले भी एक केस में सऊदी अरब में मिनिस्ट्री ने यहाँ पर बहुत सारे एम्फेटामाइन की टेबलेट बरामद की थी, तो पहले मैं इस पर कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं। अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। खैर आ जाते हैं अपने टॉपिक पर वापस। उसके बाद दोस्तों इस सारी की सारी ड्रग्स को सीज कर लिया गया। सीज करने के बाद इसके जितने भी सारे सस्पेक्ट थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। इनमें टोटल 8 सस्पेक्ट थे, जिसमें 6 सीरिया के बंदे थे और 2 पाकिस्तानी शामिल थे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई सवाल है तो हमेशा की तरह कमेंट का सेक्शन खुला हुआ है।